डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण सर आप लोगों को आईपीसी और जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम कहते हैं, अपराध के सामान्य सिद्धांत, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम, मेंसरिया पैरामाउंट प्रिंसिपल ऑफ क्राइम जिसे कहते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि दुराशय क्या है। लेकिन दुराशय को जानने के पहले एक बात जो आती है मस्तिष्क में, वो ये आती है कि अपराध क्या है। सामान्य तौर पर अपराध को हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा कार्य है जो समाज के लिए सही नहीं है, समाज के लिए नुकसानदायक है या व्यक्ति विशेष के लिए नुकसानदायक है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अपराध की कोई एक सामान्य परिभाषा दे पाना जटिल था और आज भी है। फिर भी हम इसको समझना चाहेंगे और कुछ विशेष विधि शास्त्रियों के द्वारा, अपराध शास्त्रियों के द्वारा जो इसकी परिभाषा को बताया गया है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अपराध एक सामाजिक परिदृश्य है। अपराध ऐसा नहीं है कि वो आज दिखाई दे रहा है, वो पूर्व में नहीं था। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से ही अपराध की अवधारणा हमारे समाज में व्याप्त है। अगर हम बात करें सामाजिक संविदा के सिद्धांत, जो जिसके लिए बहुत विशेष रूप से जाना जाता है, ह्यूगो ग्रोसियस जिन्हें फादर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उसके बाद अपने पॉलिटिकल स्टडी में हॉब्स जिस प्रकार से इसकी विवेचना करते हैं, उससे भी हम ये जान पाएंगे कि अपराध का वास्तविक कारण क्या रहा है। देखिए, सामाजिक संविदा का सिद्धांत दो विषयों पर आधारित है। पहला यह है कि कमजोर को बलिष्ठ वर्ग, मजबूत वर्ग सदैव से दबाता रहा। वो आज भी दिखाई देता है हमें अपने समाज में। तो कमजोर और कमजोर जो भी लोग थे वो एकत्र हो गए। इनके एकत्र होने से समाज का निर्माण होता है, जिसे एग्रीमेंट ऑफ यूनिटी कहा गया हॉब्स के द्वारा। इसके बाद एक और समस्या निकल के आती है कि अब जब ये समाज बन गए तो अलग अलग समाज में भी कन्फ्लिक्शन होने लगा। अलग अलग समाज में जब कन्फ्लिक्शन होने लगा तब एक ऐसी अवधारणा की आवश्यकता हुई जो यह निर्धारित करे कि व्यक्तियों के और सामाजिक हितों में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, कैसे लोक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, कैसे समाज का संचालन हो। तो एक मीडिएटर के तौर पर एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के तौर पर कुछ लोगों को चुना गया और यह कहा गया कि हम आपके अधीन रहेंगे। उसे अधीनता का करार शब्द दिया गया। इससे राज्य की उत्पत्ति होती है, यानी राज्य ही यह निर्धारित करेगा कि कोई कार्य अपराध है अथवा नहीं है। यहां पर एक शब्द और बहुत आवश्यक हो जाता है जानना कि राज्य अगर अपराध का निर्धारण कर रहे हैं तो प्रवर्तनीय दृष्टि से अपराध क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी उसकी क्या है, हम कैसे कहेंगे कि कोई कार्य अपराध है। तो प्रवर्तनीय दृष्टि से दो प्रकार के अधिकारों का निर्माण किया गया या दो प्रकार के अधिकारों की व्याख्या की जाती है। एक आता है राइट इन रेम और एक है राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम को लोकलक्षी अधिकार कहते हैं। ऐसा अधिकार जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध आपको प्राप्त है, जैसे कब्जे का अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध आपको प्राप्त है, जैसे आपके प्राणों का अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध आपको प्राप्त अधिकार है। प्रवर्तनीय दृष्टि से यह बात हो रही है। और दूसरा है राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम को हिंदी में व्यक्ति बंधी अधिकार कहते हैं। व्यक्ति जब एक दूसरे को किसी करार के द्वारा या किसी अधिकार कर्तव्य के परिप्रेक्ष्य में बाध्य करते हैं एक दूसरे के प्रति, उसे व्यक्ति बंधी अधिकार कहते हैं। तो व्यक्ति बंधी अधिकार का क्षेत्र जो है वो सिविल मामला है, वो दीवानी मामलों से संबंधित प्रवर्तन है। और राइट इन रेम का जो मामला है वो सदैव अपराध से संबंधित होता है। तो एक बात आप यहां पे दिमाग में हमेशा अपने रखेंगे कि राइट इन रेम यानी लोकलक्षी अधिकार अपराध के संदर्भ में बात करता है। अब यहां पर फिर एक बात आ जाती है कि अपराध की सुनिश्चित परिभाषा क्या है, क्या होनी चाहिए। आप देखते हैं
समाज में, या आप जब सड़कों पे निकलते हैं, या आप अपने घर परिवारों में, अपने मोहल्ले में रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको बहुत ही मानसिक तौर पर संत्रास उत्पन्न करती हैं, या क्षोभ, एनवायरमेंट होता है, गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये गलत है, या भय होता है। जैसे अगर आप यह देखें कि आपके मोहल्ले में किसी महिला की चेन छीन ली जाए, तो आप अपने घर की महिलाओं को भी कहते हैं कि भाई चेन निकाल के जाया करो, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जो चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। तो भय और संत्रास और साथ में क्षति, फियर, एनवाय एंड इंजरी, ये 3 शब्द मूल हैं अपराध के। मैं ये नहीं कह रहा कि ये निश्चित परिभाषा है, लेकिन ये 3 शब्द अपराध में सदैव शामिल होंगे। भय होगा, समाज को एक भय होगा, व्यक्ति को भय होगा, समाज में व्यक्तियों का ही समूह है समाज, आप जानते हैं। एनवायरमेंट होगा, एनवायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप ऐसी परिस्थितियों में रहना नहीं चाहते जैसी परिस्थितियां आपके आसपास एनवायरमेंट में इन्वॉल्व हैं, व्याप्त हैं। और इंजरी होगा, इंजरी 2 तरह की हो सकती है, फिजिकल इंजरी हो सकती है या लीगल इंजरी हो सकती है। लीगल इंजरी का एक बहुत बड़ा पार्ट सिविल लाइबिलिटी के बारे में बात करता है, लेकिन जब हम आते हैं आपके अपराध शास्त्र में, तो अपराध शास्त्र के अनुरूप फिजिकल इंजरी और फिनेंशियल इंजरी, जो लीगल इंजरी का भी एक पार्ट है, पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अपराध को आप इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द सदैव महसूस करेंगे, फियर, एनवाय एंड इंजरी। लेकिन यह भी अपराध की कोई निश्चित परिभाषा नहीं। अपराध की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग रूप में आपके सामने दी जाती है। जैसा कि सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है शमसुल हुदा साहब का। हुदा कहते हैं कि अपराध एक घोर निंदनीय कार्य है। अपराध एक घोर निंदनीय कार्य है। समाज के द्वारा निंदनीय कार्य ही अपराध है। अपराध निंदनीय है का क्या अर्थ है? जिसे समाज स्वीकार नहीं करती, लेकिन बहुत सारे ऐसे मोरल टर्पिट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे नैतिक अधमता हैं, अनैतिक कृत्य हैं जो निंदनीय हैं, तो क्या वो भी अपराध हैं? तो निंदनीय शब्द से इसका स्वाभाविक अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि कोई भी कार्य जो निंदनीय है वो अपराध होगा। इसके बाद एक ब्लैक स्टोन साहब हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि लोक अधिकार व कर्तव्य का उल्लंघन अपराध है। पब्लिक राइट एंड ड्यूटी का वायलेशन अपराध होता है, जो राज्य के द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है। लेकिन जब बात करते हैं लोक अधिकार और कर्तव्यों की, तो लोक का अर्थ सिर्फ राइट इन रेम से निर्धारित कर पाना जटिल हो जाता है। कई बार अधिकार कर्तव्य की जो अवधारणा है वह सिविल दायित्वों तक ही निर्धारित कर दी जाती है। अब अधिकार, बहुत प्रकार के अधिकार हैं आपके, लेकिन लोक लक्ष्य अधिकार के संदर्भ में अगर इस बात को देखेंगे तब तो यह सही ढंग से परिभाषित हो पाती है। अन्यथा इसमें भी एक कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, कहीं ना कहीं यह समझने में दिक्कत होती है कि वास्तव में अपराध क्या है। ऑस्टिन एक बहुत बड़े विद्वान हैं, पॉजिटिविज्म के प्रणेता माने जाते हैं, प्रमाणवाद के। ऑस्टिन कहते हैं कि अपराध संप्रभु का समादेश का उल्लंघन है। संप्रभु यानी सावरन, आज हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में सावरन संविधान है, लेकिन ऑस्टिन जिस युग के हैं उस युग में सावरनिटी स्टेट को लेकर कहा जाता था, या किंग या एम्परर को लेकर कहा जाता था। तो जब ये बात आती है कि संप्रभु का समादेश, यानी संप्रभु ने जो भी कह दिया, कमांड ऑफ सावरन, उसका अगर पालन नहीं किया गया तो सैंक्शन दिया जाएगा। निश्चित रूप से एक सरल परिभाषा दिए जाने की कोशिश की गई है, लेकिन आज जो बदलता हुआ परिवेश है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तो वहां पर संप्रभु का समादेश सिर्फ और सिर्फ अपराध तक ही सीमित नहीं रह गया है।
बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जहां पर वो दंडनीय भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, सरकारें कहती हैं हम उसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन जब तक कि राज्य पूरी तरह से यह निर्धारित न कर दे कि कोई कार्य अपराध है, तब तक हम उसको अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते। इसके बाद गुडहार्ट आते हैं, बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं। ये बड़ी सरल परिभाषा देते हैं। ये कहते हैं कि राज्य के द्वारा कोई भी कार्य जिसे दंडनीय बना दिया जाए वही अपराध है। यह एक सरल परिभाषा है, लेकिन एक उचित परिभाषा मालूम देती है। फिर भी अभी कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जो पूरी तरह से अपराध को परिभाषित करने में सक्षम नहीं है। फिर आते हैं प्रोफेसर केनी, जो कहते हैं कि अपराध राज्य के द्वारा दिए गए कर्तव्यों के उल्लंघन में पीड़ादायक दंड के योग्य है। प्यूनेटिव सैंक्शन की बात करते हैं। यह कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको यदि आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये किसकी है। याद तो आपको करना ही है, लेकिन जो अलग अलग विद्वान हैं उनका जब भी आप परिभाषा पढ़ें तो कोई एक पर्टिकुलर टर्म को आप पकड़ लें। जैसे सॉवरेनिटी की बात हमेशा ऑस्टिन महोदय करेंगे। जैसे जब आप केनी साहब की बात करेंगे तो वो प्यूनिटिव सेक्शन की बात जरूर करते हैं, पीड़ादायक दंड की बात करते हैं। इस प्रकार से याद करेंगे। तो अपराध कैसा कार्य है जिसके लिए दंड पीड़ादायक होगा, जो राज्य के द्वारा ही रिमिसिबल होगा, यानी राज्य ही उसमें कार्य करेगा। जैसा कि ऑस्टिन भी कहते हैं कि अपराध वह कार्य है जिसमें अभियोजन राज्य के द्वारा किया जाएगा, परसूड बाय सॉवरेन ओनली की बात करते हैं। ये सारी परिभाषाएं बहुत उचित परिभाषाएं मालूम देती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे विद्वान हैं जिनको आप सब जानते भी हैं, स्टीफन की परिभाषा कई अर्थों में उचित मालूम देती है। स्टीफन कहते हैं कि अपराध विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य है। एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज ए क्राइम। लेकिन यहीं तक नहीं रुकते हैं, ये एक और बात इसमें जोड़ते हैं, एंड इट इज अगेंस्ट द सोशल सेंटिमेंट्स एंड मॉरलिटी, और ये सामाजिक संवेदना और नैतिकता के विरुद्ध भी है। इसको समझने की कोशिश करिए। स्टीफन महोदय का बहुत साफ साफ ये कहना है कि राज्य जिस भी कार्य को प्रतिषिद्ध कर दे, प्रोहिबिटेड कर दे, वही अपराध है। यानी अपराध की एक सुनिश्चित परिभाषा राज्य के द्वारा निर्धारित कर दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक संवेदना और नैतिकता के विरुद्ध भी होना चाहिए उसे। अब ये दो बातें अलग अलग तरीके से समझना है आपको। जैसे अगर पानी किसी को पिलाना हो, साफ पानी जैसा सामने रखा है मेरे, तो पानी पिलाना अपराध नहीं है, लेकिन दूध में पानी मिलाना अपराध है। क्यों? क्योंकि दूध में पानी मिलाना सामाजिक संवेदना और नैतिकता के विरुद्ध भी है। यही कारण है कि एक तो राज्य ने इसे अपराध घोषित कर दिया, जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आपके सामने है, और दूसरा सामाजिक संवेदना और नैतिकता के विरुद्ध भी यह एक विचार पैदा करता है। अब इससे दो शब्द निकल के आते हैं, मैलम प्रोहिबिटम और मैलम इनसे या मैला इनसे। मैलम प्रोहिबिटम यानी कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कोई भी कार्य। महत्वपूर्ण बात यह है जिसको आपको सदैव याद रखना है कि मैलम प्रोहिबिटम में ही इंटेंशन चेक करना है, मेंस रिया चेक करना है, क्योंकि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य में ही हमको यह देखना है कि क्या वह कार्य विधि की भूल के द्वारा किया गया या तथ्य की भूल के द्वारा किया गया। अर्थात क्या वह कार्य दुराशय के साथ किया गया अथवा नहीं, जो अभी हम 2-3 मिनट बाद आपके आगे उन चीजों को भी डिस्क्राइब करते हैं। और मैलम इनसे का मतलब होता है
ऐसा कार्य जो न सिर्फ विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है बल्कि सामाजिक संवेदना और नैतिकता के विरुद्ध भी है, अर्थात पूर्ण दायित्व उत्पन्न करता है। अपराध के संदर्भ में पूर्ण दायित्व उत्पन्न करता है, जिसको हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी कहते हैं। वैसे मामलों में मेंसरिया देखा भी नहीं जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, फूड एडल्ट्रेशन का मामला है, या फेरा या फेमा जैसी चीजें हैं, या आप देखते हैं एनडीपीएस एक्ट में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आपको लगेगा कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत छोटी सी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाली। एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व का जो सिद्धांत है वो आपराधिक विधि में भिन्न विचार रखती है और सिविल विधि में वो बिल्कुल भिन्न है। जैसे जब आप अपकृत्य विधि पढ़ेंगे या सिविल रॉन्ग पढ़ते हैं जब आप, तो वहां पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भले ही आपका कोई आशय रहा हो या न रहा, अगर आपके कार्य से किसी को विधिक क्षति उत्पन्न हुई है तो हर स्थिति में आपका दायित्व होगा और आपको उसको कॉम्पनसेट करना होगा। जैसे आप एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी मामले देखते हैं, एमसी मेहता का आप जजमेंट देखते हैं, चरण लाल साहू का देखते हैं, वेन्नोर सिटीजन का देखते हैं, दून वैली केस देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। वहां पर आप एक चीज बिल्कुल साफ साफ पाते हैं कि हर स्थिति में प्रतिकर देने का दायित्व पीड़ित को रिस्टोर उसी स्थान पर करना, रेस्टिट्यूट करना जहां पर वह था, डूअर के ऊपर यानी कर्ता के ऊपर अधिरोपित किया जाता है, भले ही कर्ता का कोई भी आशय दुराशय न रहा हो। लेकिन आपराधिक विधि का जो सुनिश्चित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को बिना दुराशय के दंडित नहीं किया जा सकता। अपराध एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों के सामुच्य से उत्पन्न होता है। एक्टस रिया मेंस रिया कंकर्ड क्राइम। तो मात्र कार्य के कारण आप किसी व्यक्ति को दंडनीय नहीं कर सकते जब तक कि दुराशय न हो। अब आपराधिक विधि में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आपराधिक विधि में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आपका दुराशय रहा होगा। जैसे आप कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे, कॉमन इंटेंशन जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य आशय में, वहां पर जो व्यक्ति अपराध में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट हैंड ऑफेंडर की तरह नहीं है, या अगर फर्स्ट हैंड ऑफेंडर हम उनको कंसीडर भी कर रहे हैं तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो बाहर खड़े हैं, या वो केवल ललकार रहे हैं, या वो असिस्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, या वो उन्होंने अबेट कर दिया और अबेट करके अपने घर गए, खा पी के सो गए और दूसरे दिन आपने अपराध कर दिया, जिन्हें एसेसरीज कहते हैं, असिस्ट करने वाला कहते हैं, सहयोग करने वाला व्यक्ति कहते हैं, दुष्प्रेरक के तौर पे कहते हैं। वो व्यक्ति भी उस अपराध के लिए वैसे ही दंडनीय माना जाता है मानो वह फर्स्ट हैंड ऑफेंडर हो या मानो उसने वह कार्य स्वयं किया हो। कारण क्या है? अगर हम ऐसी अवधारणा नहीं पैदा करेंगे तो हम उसे कभी दंडनीय कर ही नहीं पाएंगे। इनकोएट क्राइम के केस में भी आप देखिए, जैसे षड्यंत्र है, षड्यंत्र एक करार है विधि विरुद्ध कार्य को करने का, लेकिन अगर वो करार किया गया है और उसके परसुएंट में, उसके अग्रसरण में कोई अपराध कर दिया गया तो उसके लिए आपको दंड मिलता है। कारण क्या है? कारण एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपका भी वैसा ही आशय था, आप भी वैसा ही डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करना चाहते थे, या आपके सहयोग के बिना या आपके अवसर प्रदान करने के बिना वह कार्य नहीं हो सकता था। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसी आधार पर काम करता है।
अब यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। दुराशय क्या है? दुराशय शब्द, मेंसरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सेंट अगस्टाइन ने किया था। उनका यह कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो दैवीय आदेश के विरुद्ध कार्य करता है वह देवताओं के आशय के विरुद्ध है। और देवताओं का आशय क्या होगा? देवता सदैव ही हित करना चाहते हैं या अच्छे कार्य करना चाहते हैं, वो कोई बुरा कृत्य कर ही नहीं सकते, ऐसी अवधारणा है। सेंट अगस्टाइन ने इस शब्द को बहुत महत्वपूर्ण तौर पर आपराधिक विधि के दृष्टिकोण से स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका मन दूषित नहीं है उसका कार्य दूषित नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम फाउलर वर्सेस पैगेट के केस में लॉर्ड केन्स ने प्रतिपादित किया, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। कोई कार्य अपराध नहीं है जब तक कि उसे दूषित मन से न किया जाए। इसी के साथ एक और मैगजीम पढ़ी जाती है, वो पढ़ी जाती है एक्टस मी इनविटो पैक्टस नॉन ईस्ट मीन्स, या सेट मीन्स भी कई जगहों पर लिखा मिलेगा। यानी जो कार्य मेरी इच्छा से नहीं है वह मेरा कार्य नहीं। इन दोनों मैगजीम में एक बात निकल के आ रही है कि अगर कोई कार्य आपकी इच्छा से नहीं है, आपकी स्वप्रेरणा से नहीं है, फ्री विल से नहीं है, आपने उस कार्य को करते समय कोई भी दूषित भाव नहीं रखा है, तो वह कार्य अपराध नहीं। यद्यपि इससे मेंसरिया को समझना सरल नहीं है। एक और मैगजीम चर्चा में आती है कभी कभी, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मेरे द्वारा कराया गया कार्य मेरा कार्य है। यह मैगजीम यहां लाने का उद्देश्य यह है कि बार बार एक समस्या उत्पन्न होती है कि जिन लोगों का दुराशय है और वो अपराध कर रहे हैं, जिन्हें हम अपराध शास्त्र में फर्स्ट हैंड ऑफेंडर कहते हैं, प्रथम हस्त अपराधी कहते हैं, लेकिन वो लोग जैसा कि अभी मैंने कहा, जो असिस्ट कर रहे हैं, जो अबेट कर रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हैं, वो भी अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि आपको यह कार्य करना है, आपको प्रेरित कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनका कार्य माना जाएगा। इन तीनों परिभाषाओं में, या मैगजीम, क्षमा चाहते हैं, मैगजीम में एक बात जो निकल के आती है वो ये है कि दुराशय एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको समझा जाना चाहिए। अगर हम दुराशय की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम फॉलो वर्सेस पैगेट के केस में लॉर्ड केन्स ने इसको स्थापित किया, लेकिन एक समस्या बनी रही कि आखिर दुराशय की अवधारणा निश्चित कैसे की जाए। हाउ कैन वी डिटरमाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसरिया? मेंसरिया को हम जाने कैसे? स्वीट वर्सेस पार्सले में लॉर्ड डिप्लॉग भी ये बात कहते हैं कि कोई कार्य बिना दुराशय के अपराध की श्रेणी में माना ही नहीं जा सकता। यहां पर हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, वो यह है कि आप अपराध जब करने चलते हैं या आप कोई कार्य करने चलते हैं, वो अपराध हो कैसे जाता है, इसको समझने के लिए बहुत सरल एक पैरामीटर है,
एक प्रज्ञावान व्यक्ति, एक कॉमन प्रूडेंट मैन कौन है, यह अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि दुराशा क्या है। एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति कौन है? अ पर्सन हु हैव एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। प्रज्ञावान वही है जिसके पास इस बात का गुण है कि वह यह निर्धारित कर सके कि कोई कार्य उचित है या अनुचित है। जैसे आप सब तैयारी कर रहे हैं, अब कुछ लोग इसमें YouTube पे भी समय दे रहे हैं, बहुत आवश्यक कार्य हो गया है, आज का सबसे नजदीकी रिश्तेदार है, दिन भर YouTube, Facebook, मोबाइल पास में रहना चाहिए। कुछ हैं जो पूरी तरह से इस बात को समझते हैं कि माता पिता की अपेक्षाओं और समाज के प्रति दायित्व और साथ ही साथ अपने जीवन के निर्माण की इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी शिक्षा का बिल्कुल सम्मान किया जाना चाहिए और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप इनमें किसको कहेंगे कि प्रूडेंट मैन है? प्रूडेंट मैन वो है जो कोई भी कार्य जब करता है तो सम्यक सतर्कता एवं सावधानी के साथ करता है। इस शब्द को आप गौर कीजिएगा, आईपीसी 52 में इसको डिफाइन किया गया, सम्यक सतर्कता और सावधानी, ड्यू केयर एंड अटेंशन। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप कोई काम करने चलते हैं तो आप ये ध्यान देते हैं, आप ये समझते हैं कि वो कार्य है क्या, यानी नेचर ऑफ द एक्ट, कार्य की प्रकृति। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें। कार्य की प्रकृति। आपको यह पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? YouTube देख रहे हैं या सच में अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं? और अगर आपको कार्य की प्रकृति पता है तो इसका मतलब यह है कि आपको यह भी पता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम, कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानना ही ड्यू केयर एंड अटेंशन है, जैसे हम गुड फेथ कहते हैं। यह कोई गुड फेथ सामान्य भाषा का नहीं है। हम लोग विधि के विद्यार्थी हैं तो विधि के दृष्टिकोण से गुड फेथ का मतलब यह है कि कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने वाला व्यक्ति यह जानता है कि यह कार्य उसको उचित ढंग से करना है, सम्यक सतर्कता एवं सावधानी के साथ करना है। अर्थात वह व्यक्ति ही प्रज्ञावान व्यक्ति है जो यह जानता है कि वह क्या कर रहा है, उसे पता है कि वह क्या कर रहा है, उसके कार्य की प्रकृति और परिणाम क्या होगा। और उसके पास जो तीसरा पैरामीटर मैंने आपको पहले ही बताया वह यह है कि उचित और अनुचित का भेद करने की कला है। उचित और अनुचित का भेद करना, अगर इसकी कला है तो आप क्या हैं? सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, कॉमन प्रूडेंट मैन। और यह सब जानते हुए अगर आप उचित कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यह माना जाएगा कि सम्यक सतर्कता एवं सावधानी के साथ कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझते हुए आपने कोई कार्य किया है। और फिर भी अगर कोई इंजरी किसी व्यक्ति को हो गई है तो आपने दुराशय से कार्य नहीं किया है, वो विधि की भूल के अंतर्गत हो सकता है। वो विधि की भूल नहीं है, वो तथ्य की भूल के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें अनुचित का चयन करते हैं, अनुचित का चयन का मतलब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा, तब आप अनुचित का चयन करने के बाद अगर इसको स्वतंत्र इच्छा से करते हैं, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, तो यह माना जाएगा कि आप अपराध करते हैं।
यही दुराशय को समझने का या दुराशय की परिभाषा का एक सेट पैरामीटर है, क्लियर कट डेफिनेशन है कि दुराशय क्या है। आगामी जो भी हम लोग चर्चा करेंगे केसेस पर, आप अगर इसको दिमाग में रखते हैं तो ये मान के चलिए कि आप बहुत आसानी से उन चीजों को आप कैप्चर कर सकते हैं। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ी न्यायिक पदयात्रा भी हो जाए। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं आर वर्सेस प्रिंस में एक मामला आता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट का सेक्शन 55 यह कहता है कि 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री को अगर उसके विधिपूर्ण संरक्षक लॉफुल गार्जियन की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति ले जाता है तो वह किडनैपिंग का अपराध करता है। ऐसे मामले में हुआ क्या कि प्रिंस महोदय को एक लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, लगभग 16 के अंदर थी, लेकिन वह देखने में 18 वर्ष से ज्यादा का लग रही थी। और उस लड़की ने प्रिंस को यह कहा भी कि उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है और वह उसके साथ जाना चाहती है, और प्रिंस इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। वरदाराजन का मामला जो हम लोग पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है। वहां पे वरदाराजन स्वयं नहीं तैयार हो रहे हैं, वह लड़की उनके साथ जा रही है, इसलिए वरदाराजन में बचाव मिलता है। फिलहाल आप वरदाराजन का मामला दिमाग से हटा दें। तो प्रिंस महोदय के ऊपर अभियोजन की कार्रवाई होती है और यह कहा जाता है कि प्रिंस ने यह अपराध किया। अब जब जूरी के सामने यह मामला जाता है, 16 जजेस की बेंच है, वहां पर यह निर्धारित होता है, एक डिसेंडिंग व्यू था उसमें, बाकी 15 लोग एक मत थे। वो ये कहा गया कि प्रिंस ने अपराध किया है, क्योंकि प्रिंस, दो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात, लॉ बिल्कुल क्लियर मैंडेट देता है, लॉ बिल्कुल क्लियर ऑर्डर करता है कि अगर कोई स्त्री 16 वर्ष से कम आयु की है और उसके विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ले जाता है तो वो अपराध करता है। एक बात यह हो गई। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो यही हो जाती है कि क्या यह विधि की भूल की श्रेणी का अपराध है, कार्य है, या यह तथ्य की भूल के अंतर्गत है। हम सब जानते हैं कि विधि का एक सुस्थापित नियम है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड। विधि की भूल क्षम्य नहीं है, नल्लम मैलम प्रोहिबिटम। और मैलम प्रोहिबिटम में ही हमको मेंस्ट्रिया चेक करना है। इस बात को बार बार अपने दिमाग में रखिए। तो यह स्थापित किया गया कि प्रिंस ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि क्या वह लड़की वास्तव में 18 वर्ष या 16 वर्ष, जैसा कि उस अधिनियम में कहा गया, से कम आयु की। अब एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में यह भी आ जाता है, कई बार कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर, जब उस लड़की ने स्वयं कहा तो प्रिंस महोदय की क्या गलती है? 16 वर्ष से कम आयु की लड़की का कंसेंट वैल्यू ही नहीं रखता। और वैसे भी अगर हम मेजॉरिटी की एज की बात करें तो 18 के ऊपर है। जब सिविल दायित्व में 18 साल से कम आयु के व्यक्ति की सहमति असहमति का मूल्य नहीं है तो आपराधिक विधि में तो निश्चित रूप से नहीं होगा। तो यहां पर यह कहना कि लड़की की अनुमति थी या नहीं थी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। यानी दायित्व तो पूरी तरह से प्रिंस के ऊपर अधिरोपित होता है कि वह सम्यक सतर्कता एवं सावधानी का परिचय देते हुए यह पता लगाने की कोशिश करे
कि वास्तव में उस लड़की की आयु क्या है, और यदि वो उसके माता पिता की संरक्षितता से ले जा रहा है बिना बताए, तो वो सामाजिक संवेदना और नैतिकता के विरुद्ध भी कार्य कर रहा है। इसी केस में फर्स्ट टाइम मैलम इनसे और मैलम प्रोहिबिटम दोनों को डिस्टिंग्विश किया गया, विभेदित किया गया, परिभाषित किया गया, और यह कहा गया कि वह कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय है उसमें तो हम दुराशय देखेंगे, लेकिन अगर वो सामाजिक संवेदना और नैतिकता के विरुद्ध भी है, वहां पर यह मानकर चला जाएगा कि उसने अपराध किया। यह एक प्रकार का एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट करता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया। वहीं एक दूसरे केस से आपको और अच्छे तरीके से यह क्लियर होगा कि मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस है। प्रिंस में तो मिस्टेक ऑफ लॉ माना गया और विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तो दंड मिलना है। एक और मामला आता है आर वर्सेस टॉल्सन का। आर वर्सेस टॉल्सन के केस में एक महिला, विवाहित महिला है, जिसका पति विवाह के 1 वर्ष पश्चात उसे छोड़कर चला जाता है, अभित्यक्त कर देता है, डिसर्ट कर देता है, और उस महिला के ऊपर ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट के सेक्शन 57 के तहत अभियोजन चलाया जाता है, क्योंकि 7 वर्ष के अंदर अगर सिविल डेथ का प्रिजम्पशन नहीं है, कोई व्यक्ति विवाह करता है तो द्विविवाह का दोषी है, बाइगेमी का दोषी। वह महिला अपने पति के द्वारा अभित्यक्त किए जाने के 7 वर्ष के भीतर विवाह करती है, लेकिन उसके पति के द्वारा अभित्यक्त किए जाने के बाद ऐसी सूचना मिलती है कि अमेरिका जाने वाले एक समुद्री जहाज में उसके पति की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उस जहाज के सारे यात्री डूब गए, और उस महिला ने पूरी तरह से सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से बहुत प्रयास भी किए यह जानने के कि क्या वास्तव में उसका पति मर गया या नहीं। यहां तक कि राज्य के द्वारा भी यह बताया गया कि ऐसा कोई अमुक जहाज डूब गया था जिसके सारे यात्री मर गए, जिसमें टॉल्सन का पति भी था। अब लगभग 6 साल बीतने के बाद 7वां वर्ष जब चल रहा था, उस महिला ने दूसरा विवाह कर लिया, और उसका पूर्व पति बदमाश आदमी छोड़ के चला गया था, और जब 7 साल के अंदर जब उसने फिर से विवाह कर लिया टॉल्सन ने, वह चला आया और उसने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। बाइगेमी के अपराध के अंतर्गत अभियोजन प्रारंभ। टॉल्सन को द्विविवाह का अपराधी घोषित किया गया, यद्यपि 1 दिन की सजा उसको दी गई, लेकिन मामला अपील में जाता है। अपील में आप देखिए फिर वही बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको बार बार, यह कहा गया कि उस महिला ने पूरे सम्यक सतर्कता एवं सावधानी के साथ यह जानने का प्रयास किया था कि क्या वास्तव में उसका पति मर चुका है, और एक पर्याप्त और युक्तियुक्त समय तक उसने अपने पूर्व पति का इंतजार भी किया था, और वो जान रही थी कि वो क्या कर रही है, और उसने यह निर्धारित किया कि अब चूंकि उसका पूर्व पति किसी भी अवस्था में उसे प्राप्त नहीं हो सकता, उसने द्विविवाह का प्रयास किया या द्विविवाह कर लिया, और अपीलीय न्यायालय ने उसे अपराध मुक्त किया, क्योंकि उनका यह निर्धारण किया जाना था कि उसने तथ्य की भूल की है, न कि विधि की भूल है। यह तथ्य की भूल है।
क्योंकि एक रीजनेबल टाइम तक उसने इंतजार किया, और अगर राज्य भी कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो था और एक जहाज में था, उस जहाज के सारे यात्री डूब गए, उस महिला ने पूरा प्रयास भी किया, यह तथ्य की भूल है, ये विधि की भूल नहीं है। उसने कोई कार्य ऐसा नहीं किया कि वो जानते बूझते भी उसने वो कर लिया। इस टॉल्सन के केस को आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे आर वर्सेस स्टॉक एंड व्हीट के केस से। बड़ा मजेदार केस है। इसमें क्या होता है साहब कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, सिर्फ डिग्रियों से ही नहीं, वास्तव में भी वो अशिक्षित है। वो अपनी पत्नी को तलाक देता है, और तलाक की प्रक्रिया के दौरान ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस वो अपने वकील से पूछता है कि मुझे कब तक तलाक की डिक्री प्राप्त हो जाएगी। उसका वकील उसे बताता है कि 3 या 4 दिन में हो सकता है कि न्यायालय की डिक्री आ जाए। वकील साहब लोग थोड़ा सा ऐसे ही बताते हैं कि क्लाइंट को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो, लेकिन ये क्लाइंट थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स हो गया। इसने 4 दिन बीतने के बाद दूसरा विवाह कर लिया। अब यह पता चलता है कि तलाक की डिक्री नहीं आई, और अगर तलाक की डिक्री आ भी गई होती तो अपील का जो समय है या तो वो लैप्स कर जाए, या अपील अगर कर दी गई वो डिस्पोज हो जाए, तब तक रुकना होगा। लेकिन ये इतना ज्यादा उत्तेजित है दूसरा विवाह करने के लिए कि बिना सम्यक सतर्कता एवं सावधानी के, यानी बिना सद्भाव के, बिना यह जाने कि वास्तव में तलाक की डिक्री आई है या नहीं आई है, यह दूसरा विवाह कर लेता है। यह स्पष्ट रूप से विधि की भूल के अंतर्गत किया गया अपराध। उसने विधि की भूल की। वह चाहता तो यह पता कर सकता था, भाई ठीक है आपको लॉ नहीं आता, यानी लॉ का प्रोविजन नहीं आता, लेकिन यह तो आप जानते हैं ना कि लॉ को तो फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए प्रिजम्पशन है इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड। ये महोदय इस अपराध के अंतर्गत दंडित किए जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे आपको भारतीय वाद भी मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण एक वाद आप लोगों को एम.एस. जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी आप मेंस रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। वो सारे जो भी महत्वपूर्ण वाद हैं वो आपको आपके नोट्स में भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी कक्षाओं में उसको डील भी किया जाएगा। लेकिन संक्षेप से आप इस बात को समझिए कि क्या है असल में दुराशय। अब एक उदाहरण मैं आपको आपके आईपीसी का देता हूं। नए एक्ट में जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत भी आप देख लीजिएगा। पुराने एक्ट में आप देखते हैं जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन कहता है कि पहले तो सेक्शन 6 आईपीसी का यह कहता है कि कोई भी अपराध सामान्य अपवाद के अंतर्गत देखा जाएगा, यानी अगर मेंसरिया का अभाव है तो सामान्य अपवाद के अंतर्गत है। यह हमेशा सदैव ध्यान में रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि जो केवल आपके आईपीसी में या नए अधिनियम भारतीय न्याय संहिता में जो बातें कही गई हैं वहीं तक यह निश्चित है। कोई भी अपराध हो, दुनिया में कोई अपराध हो, भारत की विधि द्वारा कोई भी कार्य जिसे अपराध घोषित किया गया हो उसमें मेंसरिया देखना है। इवन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं भूल गया था उसको आप समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंसरिया। यह तो आप समझ गए, अगर किसी विधि में मेंसरिया डिनोटिंग टर्म नहीं है तो भी मेंसरिया देखना है। सेराज वर्सेस रुटजन में लीकर एक्ट 1872 का सेक्शन 16 क्लॉज 2 का एक अपराध का अभियोजन प्रारंभ होता है। यह कहा जाता है कि ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को अगर कोई व्यक्ति लीकर पिलाता है तो अपराध करता है। अब वहां पर
मेंसरिया डिनोटिंग टर्म उस पर्टिकुलर प्रोविजन में नहीं है। मेंसरिया डिनोटिंग में यानी मेंसरिया को स्पष्ट करने वाले द्योतक शब्द आशय, ज्ञान, उपेक्षा, नेग्लिजेंस, उतावलापन, फ्रॉड, कपट, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, छल, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मेंसरिया को परिभाषित करने वाले शब्द हैं या मेंसरिया को के द्योतक शब्द हैं। यानी यह देखना होगा कि क्या बेईमानी थी, कपट था, उपेक्षा थी या नहीं थी, यानी दुराशय को स्पष्ट करने वाले शब्द। तो सिराज वर्सेस रूटजन के केस में एक बात निकल के आती है कि अगर किसी संविधि में मेंसरिया डिनोटिंग टर्म नहीं है तो कैसे निर्धारित किया जाएगा? या इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर कोई अपराध की परिभाषा है, यह कहा गया कि जो व्यक्ति इस रास्ते से जाएगा वह अतिक्रमण का दोषी होगा या वो व्यक्ति अतिचार का दोषी होगा, ट्रेसपास का दोषी होगा। इसमें तो कहीं भी नहीं लिखा जो दुराशा से जाएगा। तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कई बार संविधियों में ऐसे अगर शब्द नहीं है तो। सिराज वर्सेस रूटजन में जस्टिस राइट ने भी इस बात को कहा कि प्रत्येक संविधि में, प्रत्येक आपराधिक संविधि में, क्रिमिनल स्टैट्यूट्स में मेंसरिया अंतर्निहित है, इनहेरेंट है। भले ही वहां मेंसरिया को स्पष्ट करने वाले कोई शब्द का उल्लेख हुआ हो अथवा न हुआ हो, बिकॉज पैरामाउंट प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है? वो है दुराशय को स्पष्ट करना, मेंसरिया। यानी हर स्थिति में शब्द हो या ना हो, मेंसरिया को साबित और ना साबित करने का भार बना रहेगा। और इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण केस आ जाता है, हॉब्स वर्सेस मैनचेस्टर कारपोरेशन का। बहुत महत्वपूर्ण केस है हॉब्स वर्सेस मैनचेस्टर कारपोरेशन। इस केस में कहा गया कि प्रत्येक संविधि का शाब्दिक निर्वचन होना चाहिए, लिटरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। अभी मैं आधी बात कर रहा हूं, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक संविधि का शाब्दिक निर्वचन होना चाहिए। यानी अगर वहां पे शब्द है तो मेंसरिया मानेंगे, शब्द नहीं है तो मेंसरिया नहीं मानेंगे। लेकिन इसी केस में आगे ये कहा जाता है, जब तक कि ऐसा शब्द यानी कि मेंसरिया को बताने वाले शब्द इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, डिसीटफुल मीन्स, जो भी शब्द है उसे साबित या ना साबित न कर दिया जाए। यानी अगर शाब्दिक निर्वचन भी है तो भी साबित ना साबित करने का भार बना रहेगा मेंसरिया, और जहां शब्द नहीं है वहां भी साबित ना साबित करने का भार बना रहेगा मेंसरिया। अर्थात हर स्थिति में मेंसरिया का निर्धारण करना आवश्यक है। तो संक्षिप्त रूप से जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें ये दो केस अच्छा हुआ याद आ गया, आपको बता दिया हमने, वो ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, अगर वह जानता है कि उसके कार्य की प्रकृति क्या है, वो क्या कर रहा है मतलब, और परिणाम भी अगर वो जानता है, और वह यह जानता है कि इस कार्य से क्या क्या परिणाम निकलेंगे, हानि होगी, लाभ होगा, उचित अनुचित का भेद कर सकता है, यहां तक कि उसका मोटिव हो सकता है अच्छा हो कि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे, लेकिन यदि वह उसको प्राप्त करने के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करता है और स्वतंत्र इच्छा से करता है। स्वतंत्र इच्छा का भी अर्थ समझिए। स्वतंत्र इच्छा का मतलब कोई भी कंपल्शन नहीं है, न अनसाउंडनेस है, न इंटॉक्सिकेशन है, न नेसेसिटी है, न एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून है, न बाउंड बाय लॉ है, स्वतंत्र इच्छा से कर रहा है तो अपराध करता है। अब एक दो उदाहरण मैं आपके न्याय संहिता से, जो दंड संहिता से, एक दो उदाहरण आपको देकर मेंसरिया का अध्याय अभी समाप्त करता हूं। जैसे अभी मैंने कहा, विधि द्वारा आबद्ध, बाउंडेड बाय लॉ।
तो कोई व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध है, अगर उसे उसका कमान ऑफिसर, उसका सीनियर ऑफिसर अथॉरिटी ये कहता है कि भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, तितर बितर करने के लिए गोली चलाओ, तो क्या वह यह नहीं देखेगा कि वो जो आदेश दिया जा रहा है वो आदेश युक्तियुक्त है या नहीं है? और युक्तियुक्तता का निर्धारण कैसे होगा? युक्तियुक्तता का निर्धारण एक कॉमन प्रूडेंट मैन कैसे करता है कि क्या यह उचित है या अनुचित है, क्या यह आवश्यक है? ऐसी परिस्थितियों में अगर निहत्थे लोग अपना संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो अपनी जायज मांग को लेकर शांतिप्रद प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या गोली चलाना चाहिए? अगर उसको बिना ध्यान दिए ऐसा वो करता है तो वो क्या करता है? वह अपराध करता है, वह दुराशय के साथ कार्य करता है। यानी सद्भाव पूर्वक उसको यह देखना होगा, सम्यक सतर्कता एवं सावधानी का परिचय देना होगा, विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य करना होगा। एक शब्द और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि विधि द्वारा न्यायानुमत शब्द जो है वो विधि द्वारा आबद्ध शब्द को अपने अंदर अंतर्निहित कर लेता है। विधि द्वारा न्यायानुमत, जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफिकेशन। अच्छा, यह भी है कि हु विल डिसाइड द जस्टिफिकेशन? ओनली अ कॉमन मैन, अ प्रूडेंट मैन? नो, so many time decided by the court, because the jurisdiction of the court decided by the court himself. jurisdiction in sense यहां पर यह है कि कोर्ट जब भी कोई कार्य करती है तो जुरिस्डिक्शन में एक पार्ट आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, किस मामले को देख रही है, तो वो यह देखेगी कि क्या यह न्यायानुमत था ये कार्य। तो न्यायानुमत शब्द बहुत बड़ा है, जब हम डील करेंगे जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर तो उसको डिटेल करेंगे। इसी तरह से आप देखिए, कोई कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से किया गया, विधिपूर्ण साधनों के साथ किया गया, विधिपूर्ण रीति से किया गया, सब कहने के बाद भी आपको ये तो चेक करना होगा कि आप अगर कर भी रहे थे तो क्या आपने इस बात को जानने की कोशिश की कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है और परिणाम क्या है। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। नहीं जानते ये क्या करने का अर्थ नहीं है कि वो नहीं जान रहे थे कि वो लोग ईसा मसीह को सूली पर लटका रहे हैं। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, वो सभी ईश्वर के पुत्र हैं। दरअसल इस लाइन के पीछे यह भी है कि वो प्रकृति भी नहीं जान रहे हैं कि यह सही नहीं है और उसका परिणाम भी नहीं जान रहे हैं कि यह गलत है। अगर हम एक दो और उदाहरण ले लें अनसाउंडनेस का, 84, 85, 86 आईपीसी, आप कहेंगे सर 84 ही है खाली अनसाउंड का, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दरअसल कई बार 85 और 86 को पहले हम बता दें आपको, ये दिमाग में आता है कि 85 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है, मत्तता में है, अगर वह मत्तता उसको किसी अन्य के द्वारा कराई गई है, एडमिनिस्टर्ड बाय अदर है, तो वह मत्तता में किया गया कार्य अपराध नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप मुझे शराब पिला दीजिए और ठीक ठाक पिला दीजिए और मैं जाऊं रेप कर दूं या बैंक रॉबरी कर लूं, तो क्या मुझे दंड नहीं मिलेगा? डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस आप देखे हैं, वासुदेव वर्सेस पेप्सी स्टेट भी आप देख रहे हैं, मिलेगा दंड। क्योंकि आप 85 की लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो उसकी लास्ट लाइन में भी आप आइएगा, वही बात कहता है जो 84 में कहता है, यह कि वह नहीं जानता, कार्य की प्रकृति नहीं पता है, और यह नहीं जानता कि वो
उसका परिणाम क्या निकलेगा, या वो कंट्रारी टू लॉ है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उस मानसिक अवस्था का नहीं है। और फिर वही बात, वो मानसिक अवस्था पता कैसे चलेगी? पता चलेगी कि वो जो कर रहा है उसके बारे में उसको पता है, परिणाम पता है या नहीं है, और ये फैक्ट से क्लियर हो जाएगा। अब मैकनॉटन 84 में, मैकनॉटन को एक बार आप मान भी लें कि उसको कार्य की प्रकृति पता है, घर से पिस्टल लगा के जा रहे हैं आप किसी को मारने, लेकिन अपने जीवन की बर्बादी का कारण वो अपने देश के प्रधानमंत्री को मानता है भी। भारत के संदर्भ में अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है तो, लेकिन वो प्रधानमंत्री किसको मानता है? वो प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी को मानता है। माने इतनी उसकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, फर्म डिटरमाइंड नहीं है कि वो यह भी समझ सके कि असल में समस्या क्या है। और फैक्ट, क्योंकि सारे फैक्ट हम लोग देखते नहीं है केसेस के, तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार, सारी बात किताब में आ नहीं सकती। लेकिन उसके जीवन में जो बर्बादी, उसके दृष्टिकोण में जो बर्बादी उसको नजर आ रही है, वो बर्बादी है क्या? अब प्रेमिका का छोड़ देना, पढ़ाई ठीक से ना करना, फेल हो जाना, घर परिवार से संबंध खराब कर लेना, आर्थिक कारण महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर आर्थिक कारण खराब हो गया तो उसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी को मार दें, लेकिन ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया कि उसे पता ही नहीं है कि वह क्या कर रहा है। अच्छा, 86 पे भी एक लाइन में बोल के खत्म करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि 85 में जो बात कही गई है उसमें भी 84 इन्वॉल्व है। नया अधिनियम से इसको आप मिला लेंगे, सेक्शन का बस डिफरेंस है। 86 में भी तो यही है। क्या मेंसरिया चेक नहीं करेंगे आप? छोड़ देंगे? वहां पर भी एक बात लिखा है कि अगर मतता स्वयं के द्वारा उत्सर्जित है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, मान लीजिए मैं स्वयं बहुत ज्यादा मतता कर लिया मैंने, यद्यपि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मान लीजिए मैंने कर ही लिया, तो क्या हर स्थिति में मुझे दंड मिलेगा? अगर कोई कार्य जो अपराध की श्रेणी में आता है ऐसा हो गया तो वहां पर यह देखना होगा, वहां पर यह देखना होगा, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कार्य बिना किसी विशिष्ट आशय या ज्ञान के हो ही नहीं सकता। स्पेसिफिक इंटेंशन या नॉलेज एसेंशियल एलिमेंट था उसमें, अन्यथा वो हो ही नहीं सकता था। रेप, डीपीपी वर्सेस बीएड का ही केस बताऊंगा। फिर आप मुंह दबा रहे हैं लड़की का, 13 साल की अवस्था की लड़की के साथ आप बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, ना तो एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर इंटॉक्सिकेशन का ग्राउंड आप ले सकते हैं, ना सेल्फ में आप उस कंडीशन में चले गए, आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो चिल्लाएगी तो 4 लोग आके पहले आपको उसी समय दंड दे देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अपराध जिसके लिए स्पेसिफिक इंटेंशन या नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर ऐसा कोई कार्य आप किए हैं तो यह पता चल जाएगा कि वास्तव में वह कार्य आप स्वतंत्र इच्छा से कर रहे थे अथवा नहीं। अब मेंसरिया पे आगे का लेक्चर हम जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर के साथ डिटेल करेंगे। जो भी बातें आप लोगों को बताई गई वो बार बार इस पर चर्चा होगी, और जितने दिन भी 50-60 दिन जो भी आईपीसी या जो भी नया न्याय संहिता आया है पे चर्चा होगी, बिना इस शब्द को लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये जड़ भी नहीं है, ये बीज है। अपराध शास्त्र का जन्म ही एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों के समुच्चय से होता है। एक्टस रिया फादर है तो मेंस रिया मदर है, वो दोनों मिलेंगे तो अपराध का बबुआ पैदा हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।